अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शीरिन खान साहब। डॉक्टर शीरिन जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शीरिन हमारे साथ जो कोयटा और बलूचिस्तान में जो रेस्पिरेटरी की सर्विसेज हैं उसके क्लिनिकल लीड हैं, और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली कोविड में जो है एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड जो हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो उसमें जैसी इनकी सर्विसेज थी, जैसे इन्होंने अपनी टीम को लीड किया और सर्विसेज डिलीवर की, तो उसके रिकॉग्निशन में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, जो कि हम सब के लिए बड़ी एजाज की बात है। तो डॉक्टर शीरिन से जो है हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर शीरिन, ये हमें बताइए कि आप फातिमा जिन्ना जो हमारे पास चेस्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है कोयटा में, तो उसमें जो है आप रेस्पिरेटरी सर्विसेज को लीड करते हैं। अभी तो ये एक रीजनल सेंटर है जिसमें कि हमारे पास रेजिडेंट्स ट्रेन होते हैं, लेकिन जब आपने अपनी जो है वो सर्विसेज का आगाज किया तो ये इतना डेवलप नहीं था। तो हमें अपनी जो है ना लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे जो है आपने स्टार्ट किया, जो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और कैसे जो है हम इस स्टेज तक पहुंचे। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल असल में एक टीबी सैनिटोरियम हुआ करता था। जैसे कि आपको पता है कि पहले टीबी के मरीज को आम लोगों के साथ घुलने मिलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, बल्कि इनको एक सैनिटोरियम में एडमिट किया जाता था, जो कि यूजुअली आम आबादी से ज़रा फासले पे हुआ करता था। तो फातिमा जिन्ना टीबी सैनिटोरियम भी एक ऐसा ही टीबी सैनिटोरियम था, जो कि कोयटा की मेन आबादी से दूर पहाड़ों के दामन में एक सैनिटोरियम बनाया गया था, जहाँ पे टीबी के मरीजों का इलाज हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और टीबी के हवाले से भी कॉन्सेप्ट्स चेंज होते गए। कॉन्सेप्ट ये भी है कि अब मजीद सैनिटोरियम में रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप जल्दी इलाज शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है इसके फैलाव को रोकने के लिए। तो फिर एक चेस्ट हॉस्पिटल बना, और 1992 में, ये असल में 1938 में बना था जो टीबी सैनिटोरियम है। 1992 में फिर ये जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल के लिए अपग्रेड हुआ और उसने काम शुरू किया था। जैसे कि आपको मालूम है कि जो चेस्ट की स्पेशलिटी है या पल्मोनोलॉजी, काफ़ी अरसे तक इसको सिर्फ टीबी के हद तक महदूद रखा गया था। और अगर आप कहते हैं कि मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो एकदम ख्याल आता था कि आप टीबी स्पेशलिस्ट हैं, टीबी के डॉक्टर हैं सिर्फ। 2008 में मैंने इसे ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो उस वक्त भी जो रेस्पिरेटरी सर्विसेज के हवाले से यहाँ पर फैसिलिटीज थी वो ना होने के बराबर थी। मुझे याद है कि उस वक्त पूरे अस्पताल में टोटल जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे मीडियम साइज के, वो 8 सिलेंडर्स हुआ करते थे। तो वो 8 सिलेंडर और एक रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल या चेस्ट हॉस्पिटल दोनों मैच नहीं करती थी। अब चूंकि एक्सपोजर हुआ था मेरा बाकी शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स में, उसको जब कंपेयर किया जाता तो हम कहीं पे भी नहीं थे। तो ये वो वक्त था जब एक इरादा कर लिया कि अपनी से कोशिश कर देखनी है, कि कुछ कोशिश करें, देखें कि हम कितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी वक्त से बाकी दोस्तों कोलीग्स की मदद से एक टीम बनी और हमने अपना काम शुरू किया। और जो बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करना शुरू किया और हम इसमें कामयाब रहे। नेक्स्ट जो हमारी कोशिश थी कि एकेडमिक्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए, खासकर ट्रेनिंग के हवाले से। तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग यहाँ पे हमने शुरू की, और जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान है CPSP, उसके साथ उनकी एक विजिट करवाई। और जो हमारा इदारा है, हॉस्पिटल है, ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसकी एक्रेडिटेशन हो गई, और हमने यहाँ पर जो FCPS है पल्मोनोलॉजी में, उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब होते फिर ये था कि लोग जो जनरल मेडिसिन के थे, इंटरनल मेडिसिन के, उसके जो PGs हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो भी इलेक्टिव्स के लिए यहाँ पे आना शुरू हुए। और यूँ ऐसा ऐसा हमारा काम फैलता गया, और जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं चेस्ट की वो करते गए, हम लोग इकट्ठे करते गए, और अस्पताल जो है वो तरक्की करता गया। और हमें, हमारी टीम को फ़ख्र है कि रिसेंटली एक हफ्ता पहले
جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ جنرل ہاسپٹل یا چسٹ ہاسپٹل سے اپ گریڈ ہو کے اب چسٹ انسٹیٹیوٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، نوٹیفائی ہو گیا ہے، اب یہ ایک چسٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اب اس چسٹ انسٹیٹیوٹ میں سروسز، کلینکل سروسز پیشنٹس کو وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں ٹریننگز کی وہ بھی کروائی جا رہی ہیں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، ہمارے ہاسپٹل سے بہت سے لوگ پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں جو واپس آ کر اسی ادارے میں یا بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں جا کے اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ تو وہ ایک طبی سینیٹوریم سے بڑھ کر اب ہم ایک چسٹ انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں، اور اب یہ ایک چسٹ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ، جو کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اب ڈاکٹر شیرین، یہ ہمیں بتائیے کہ اس پوری آپ کی جو ہے ایک اس جرنی میں آپ کا جو ہے وہ ایک موٹیویشن کیا تھی؟ what kept you going کہ آپ جو ہے آپ کے سامنے چیلنجز آ رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو جو ہے مسلسل فیس کر کے جو ہے وہ آگے جاتے جانا؟ اچھے کولیگز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سفر کرتے ہیں وہ چاہے اچھا سفر ہو یا سخت سفر ہو، اگر کولیگز آپ کے اچھے ہیں، ہم سفر اچھے ہوں تو سفر گزر جاتا ہے اور اچھی طریقے سے گزرتا ہے، وہ سفر مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے جو میرے کولیگز ہیں، اور جب میں کولیگز کہتا ہوں اس کا مطلب صرف اور صرف جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں، بلکہ ہماری نرسز، پیرامیڈکس، کلاس 4 جو باقی ہمارے اسسٹنٹ سٹاف ہیں، ان سب کی مدد کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا، کیونکہ ہسپتال کو انسٹیٹیوٹ میں چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی ایک نیگلیکٹڈ فیلڈ آف میڈیسن جو ہے، جس کو لوگ، بلکہ اکثر عام لوگ تو چھوڑیں، ڈاکٹرز بھی یہ سمجھتے تھے کہ پلمونالوجی ٹی بی تک محدود ہے۔ تو اچھے کولیگ سے سارے لوگ، اور ایک دماغ میں ایک چیز تھی کہ ہم نے اس کو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، اور باقی جو ہمارے ملک کا باقی حصہ ہے اس کے برابر لانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے بھی آگے نکلیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پلمونالوجی کی فیلڈ میں وہ یہاں پہ کوئٹہ میں بھی ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ایمان یا یقین کہ اگر کوئی اور کر سکتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، ہم بھی کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اور اپنے اچھے کولیگز، اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ تمام جتنے بھی مشکل مراحل ہیں وہ ہم نے طے کیے۔ اور ڈیفینیٹلی اس میں جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی مختلف شکلوں میں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور ہمارے ہر اچھے کام کو صرف نہ صرف ایکنالج کیا ہے بلکہ ہمیں مزید بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے تاکہ یہ ادارہ آگے بڑھ سکے اور ایک بہترین سروسز دے سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ تمام لوگوں کے آپس میں باہمی ایک کوشش کی وجہ سے ہم نے کووڈ جیسے ایک اتنی بڑی ایک جو ایمرجنسی تھی اس کو بھی ہم نے ڈیل کیا، کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو بڑا آپ نے جو ہے وہ اچھا آپ نے جو ہے پوائنٹ ریز کیا کہ سارا جو ہے یہ ٹیم ورک اور کولیبریشن جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آیا۔ ڈاکٹر شیرین، یہ جو کووڈ کی جو ہے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ایک سچویشن تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ریسورس لمیٹڈ سیٹنگ میں رہتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس ایک پینڈیمک ہو، اور اس بڑا جو ہے ایک ڈفرینٹ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے جو کی چیلنجز ہمیں پیش آئے بلوچستان میں اور ان کو کیسے ہم نے ڈیل کیا۔ دیکھیں ڈاکٹر نعمان، سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں پوسٹ گریجویشن کی، اس میں ہمیں اس قسم کی ایمرجنسی سے مقابلہ کرنے کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک، جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسی وبا تھی یا ایک ایسی ایمرجنسی تھی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس کے لیے کم وسائل میں ہوتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا مشکل کام تھا۔ ایک بات یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میں آنے سے پہلے اس ڈیزیز نے بہت سے باقی کنٹریز کو ہٹ کیا ہم تک آنے سے پہلے، تو کم از کم ہم مینٹلی بہت حد تک پریپیئرڈ تھے کہ اگر یہ آئے گا تو کس شکل میں آئے گا۔ ایک شاید ہمارے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ڈیزیز کرتی کیا ہے اور ہم نے کیا کیا تیاری کرنی ہے اس کے لیے۔ تو یہ معلومات، یہ جو انفارمیشن ہے فرام ادر کنٹریز، یہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوئی، اور ہم نے اپنے طور پر جو کچھ ایک محدود وقت میں کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ
पूरी दुनिया का एक दूसरे के साथ रब्ता कट गया, नंबर 1। सेकेंडली ये था कि जितनी भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, जो हमें इक्विपमेंट चाहिए था, बाकी चीज़ें चाहिए थी, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा हो गई कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मसला था। तमाम महदूद वसाइल के होते हुए हमने अपना काम शुरू किया और हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व किया, और एक जो कम्युनिकेशन गैप था वो हमने कोशिश की कि ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो अथॉरिटीज़ के दरमियान में और हेल्थ फैसिलिटी के दरमियान में, जिसने हमें ज़्यादा हेल्प की। और बर वक्त बहुत सी चीज़ें जो कि हो सकती थी उस वक्त वो हमने की। दूसरा ये कि लोगों में खौफ ज़्यादा था। ये खौफ सिर्फ पब्लिक में नहीं था, डॉक्टर्स में या हेल्थ केयर वर्कर्स में भी था मुख्तलिफ हवाले से। तो लोगों को ये अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को हौसला देना कि बीमारी चाहे ख़तरनाक है या नहीं है, हमें उसे कितनी एक रिस्क हमें कितना है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने सर्विसेज देनी है, हम अपनी सर्विसेज विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये तमाम एक मॉरल सपोर्ट देना, करेज देना अपनी टीम को, और उन लोगों को आमादा करना, और ना सिर्फ कि आमादा करना सर्विस के लिए, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ज़ाहिर है हम सीनियर के सर पे थी। तो मुख्तलिफ चीज़ों को एक वो करते हुए कि इनको अनड्यूली हम एक्सपोज भी ना होने दें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, और पेशेंट भी मुतासिर ना हो, तो वो तमाम चीज़ें डेफिनेटली मुश्किल काम था। लेकिन बाहमी मशवरे से पूरी बाकी दुनिया की जो एक एक्सपीरियंसेस थे उनसे मदद लेते हुए हमने ये काम शुरू किया, और फिर खुदा ने भी मदद की, और जो लोग हैं हमारे अपने, उन्होंने भी बड़ी मदद की। अगर हम ये कहें कि चूंकि यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स कम हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट की जितनी तादाद थी और क्रिटिकली इल पेशेंट्स की, तो सिर्फ हॉस्पिटल ये नहीं कर सकता था। हमने कोशिश की जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट होते थे उनको भी हमने एज हेल्थ केयर वर्कर इस्तेमाल किया, कि उनको भी हमने गाउन्स दिए और मास्क वगैरह दिए, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो देने के बाद उनको भी हमने इन्वॉल्व किया पेशेंट केयर में। तो उसके हमें 2 बेनिफिट मिले। पेशेंट को ये बेनिफिट मिला कि उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिली कि मेरे अपने घर के बंदे मेरे साथ हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है। जो अटेंडेंट है, ज़ाहिर यहाँ पे हमारा सेटअप ऐसा है, जो सोशल सेटअप है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई शख्स चाहता है, जो घर का कोई बंदा हो, कि वो अपने मरीज की खिदमत खुद करे। तो उसकी भी सेटिस्फेक्शन थी। हमें ये हुआ कि इतने लोगों की खिदमत करना, गैस सिलेंडर्स लाना, ले जाना, बाकी चीज़ें करना, शायद हमारे हॉस्पिटल के लिए पॉसिबल ना होता अकेले। तो इनको हमने एज एम्प्लॉय भी यूज़ किया, या आप ये कहें कि वॉलंटियर्स हमने यूज़ किया इनको। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी कि आपने इन तमाम को, हालांकि लोग ये कहते थे कि ये क्यों है, लोग क्यों आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, लोगों को ना छोड़ते वहां पर, तो इतने लोगों को कैटर करना, 20 पेशेंट एक वार्ड में होते थे, 20 पेशेंट के लिए हमारे पास 5 या 6 हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे या सपोर्टिंग स्टाफ होता था। अब 20 बंदों का ख्याल रखना 6 बंदों के बस की बात थी ही नहीं। तो ये हमने इन चीज़ों को भी पॉजिटिवली यूज़ किया, और एट द सेम टाइम हमने कोशिश की कि इस हमारे अप्रोच में, स्ट्रैटेजी में, कहीं हम कोरोना जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड में हम कुछ वो ना कर अपना हिस्सा ना डालें। तो एक मुश्किल एक सूरत हाल थी, लेकिन लोगों ने भी हमारी बड़ी मदद की, जो पब्लिक थे, जो लोग आते थे, कोऑपरेट किया उन्होंने काफ़ी। और यही वजह थी कि जो हमारी मोर्टालिटी रेट है वो कम रहा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सही। तो मतलब ये कि इनोवेशन और साथ में जो है वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन से जो है हमने इस बड़े चैलेंज का जो है मुकाबला किया। अब डॉक्टर शीरिन, थोड़ा सा हम गुफ्तगू का रुख जो है वो चेंज करते हैं। अब हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग MBBS करने के बाद जो है वो फेलोशिप में आते हैं, और उसके बाद जो है जब वो अपनी एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्रॉपर प्रैक्टिस में आते हैं। अब हमारा फोकस जो है वो ज्यादातर एजुकेशन है, जो नॉलेज है स्पेशलिटी स्पेसिफिक, उसमें ही रहता है। आप क्या समझते हैं कि कुछ जेनरिक स्किल्स होती हैं हमारे जो है डॉक्टर्स के लिए, जो बड़ी जरूरी हैं, उनको जो है उनको सक्सेसफुल होने में, अपार्ट फ्रॉम जो उनकी नॉलेज है, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप क्या समझते हैं कि किन जेनरिक स्किल्स पर जो है वो हमारे जूनियर्स को फोकस करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल भी सही है। अगर हम मेडिकल को लें तो हम आमतौर पर हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज नॉट
प्योर मेडिकल साइंस, जो मेडिकल है वो प्योर साइंस नहीं है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंस एंड आर्ट। अब वो जो साइंस है आप किस तरह उसको यूज करते हैं, उसके लिए आपके पास आर्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्ट एंड साइंस। अब जो साइंस का पार्ट है वो तो आपने बात की कि आपके पास जो नॉलेज है, जो बाकी आप स्किल्स अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, वो अपनी जगह पे है। अब वो जो आर्ट वाला पार्ट है वो इसी नॉलेज को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए, वो आपका आर्ट है। अब ये जो पार्ट है उसमें मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। आपने जैसे आपने कहा कि हमने अगर हम कहें कि हमने इस वक्त जो अटेंडेंट्स हैं कोविड-19 में उनको हमने एज हेल्थ एम्प्लॉय यूज किया, तो दिस वाज द आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ मेडिसिन। तो ये जो एक बाकी स्किल्स होती हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, खासकर अगर आप एक बहुत ही जो एक गैर तरक्की याफ्ता एरिया में रह रहे हों। आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपने मुश्किल वक्त में एक टीम को लीड करना है, और लीड करते वक्त अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग छोड़ जाएंगे। खासकर इस जैसे इमरजेंसी थी, लोगों को जान की पड़ी हुई थी, और अगर आप उनको सही तरीके से डील ना करें और लीड ना करें तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हादसा हो जाना था। सेकंड चीज आती है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आप अपनी जो नॉलेज है या जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में खुदा ने आपको दी है, अगले तक वो अगला तो ज़ाहिर डॉक्टर नहीं है, आपने कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, अपने कोलीग्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने मुश्किल से मुश्किल बात को आसान से आसान तरीके में करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन एक अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में जब आपने काम करना होता है। तीसरी चीज आपने आप किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो, मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपने उसका एक टच देना है, चाहे आप उसको इंसानियत का नाम दें, आप उसको किसी मजहब का नाम दें, अखलाकियात का नाम दें। ये जो चीजें होती हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सी चीजें शायद वहां पर साइंस खामोश रहती हो, आपके पास कोई वो ना हो, लेकिन आपकी अपनी जो रिवायती अखलाकियात हैं, आपकी जो मजहबी अखलाकियात हैं, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने अपने अंदर लानी है। और दो आपको कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन आपके अंदर एक सेंस होनी चाहिए एक कि आप सही कर रहे हैं या कि गलत कर रहे हैं। तो जो एथिक्स वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उस एथिक्स में मल्टीपल चीजें आती हैं, और ये कंटिन्यूअस, ये पढ़ने से नहीं आएंगी चीजें, ये प्रैक्टिस करने से आएंगी। आपने क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, जैसे आप गलत करने लगो एक आपके अंदर से कोई चीज जरूर होनी चाहिए कि जो आपको रोके। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपकी एथिकल इश्यूज हैं, ये तमाम चीजें अगर नहीं है तो आप अच्छे डॉक्टर कभी भी नहीं बन सकते। और डेफिनेटली आप जिस माहौल में काम करते हैं उस माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुस्तकिल मिजाजी, कि अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं, आपके गोल्स होने चाहिए, और गोल्स को हासिल करने के लिए फिर मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी लाजमी नहीं है कि एक शख्स को दूसरे अटेम्प्ट में कोई कामयाबी मिले और आपको भी उसी दूसरे या फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले। वो सब आपको 10 अटेम्प्ट में मिले, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। तो एक मुख्तलिफ एक कॉम्बिनेशन चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए।